आर्थिक विचारों के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक न्यायविद थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक अर्थशास्त्री थे। अर्थात उनके अंदर इतनी क्वालिटीज थी या इतने गुण थे, कहा जा सकता है कि वह एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे और समाज के सुधार में, समाज को जागृत करने में, विशेष रूप से दलित वर्ग का उत्थान करने में उनका अग्रणी स्थान रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों को बताने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कल जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार, उसमें दादा भाई नौरोजी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलती से 1875 लिखी गई है, जबकि सही है 1825। तो आप 1875 की जगह उसको 1825 पढ़ेंगे। साथ ही मैंने जब यह बात सामने आई, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि डेट ऑफ बर्थ आपने गलत लिखी है, तो उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेंशन कर दिया था कि जो दादा भाई नौरोजी का जीवन है वो 1825 से लेकर और 1917 के बीच का है। तो बहुत सारों को डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है, तो इसलिए बता दिया कि जो दादा भाई नौरोजी का जीवन का शुरुआत होती है वो 1825 से होती है, जबकि 1875 लिख दिया गया था वो गलती से, इसलिए आप उसको सुधार करके 1825 कर लेंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल 1891 को हुआ था और कहां तक उनका जीवन चला, 6 दिसंबर 1956 तक। तो इस प्रकार से 91 से लेकर और 56 तक ये उनका जीवन काल रहा है। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर कौन था। तो जो भीमराव अंबेडकर था उसका जन्म महू मध्य प्रदेश की छावनी में हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी उस समय ब्रिटिश फौज में नौकरी किया करते थे। बात आती है कि वह कौन सी जाति का था। तो उसकी जाति थी महार जाति, दलित समुदाय की जाति थी। अछूत जाति में उसने जन्म लिया था, अस्पृश्यता का वो शिकार था। ठीक है, निम्न जाति में उसने जन्म लिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पिताजी का नाम था रामजी शकपाल और साथ ही इनकी जो माताजी थी उनका नाम था भीमाबाई। लेकिन ये जो ये बालक था ये भी पढ़ने में बहुत होशियार था। जैसे हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था कि बहुत गरीब था लेकिन पढ़ने में होशियार था और फिर बहुत बड़ी सक्सेस बनी। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर भी बहुत गरीब आदमी था, लेकिन अपनी पढ़ाई के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर आगे चलकर वो इतना महान व्यक्ति बना कि आज उसी कारण से हम उनको बड़े सम्मान के साथ क्या करते हैं, याद करते हैं। 1907 की बात है, जब वो बंबई में पढ़ रहे थे तो हाई स्कूल, उस समय मैट्रिक कहा जाता था, तो मैट्रिक में वो उत्तीर्ण हुए और उस समय जो अछूत जाति का बच्चा था अर्थात महार जाति का, या उस जाति का कोई बालक ऐसा नहीं था कि जिसने कि हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो, पास किया हो। तो जैसे ही उसने हाई स्कूल 1907 में पास किया अच्छे नंबरों से, तो सारी जगह उसकी चर्चा फैल गई, सारी जगह उसकी चर्चा फैल गई। तो वह आगे पढ़ना चाहता था, तो इंडिया में पढ़ने की इसकी व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए विदेश जाना पड़ता था। तो उसकी पहचान उस समय अर्थात किसकी, भीमराव अंबेडकर की जो पहचान थी उस समय किसी व्यक्ति ने महाराजा गायकवाड़ यानी कि जो कि बड़ौदा का राजा था उससे मुलाकात कराई और कहा कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह विदेश जाकर पढ़ सके, क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्था भारत में नहीं थी। तो महाराजा गायकवाड़ ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जब आप वहां से पढ़ लिख कर आएंगे तो कम से कम 10 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, यहाँ सर्विस करेंगे, यहाँ जॉब करेंगे। और ये बात जो है भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार कर ली। उसके बाद जब उन्हें छात्रवृत्ति मिल गई तो वह 1913 में अमेरिका चले गए
और कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां उन्होंने एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की। ठीक है, एमए किया और पीएचडी की। और उसके बाद वह 1916 में इंग्लैंड चले गए आगे पढ़ने के लिए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एडमिशन लिया। और कौन सा उनका प्रिय विषय था? अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। इसमें उन्होंने एडमिशन लिया और इसी के साथ उन्होंने उसी समय ग्रेज इन लंदन में कॉलेज था और उस कॉलेज में शिक्षा दी जाती थी लॉ। ठीक है जी, किसकी? लॉ की शिक्षा दी जाती थी। वहां भी उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है जी, तो पढ़ाई उन्होंने शुरू की, लेकिन तब तक जो छात्रवृत्ति यहां पर बड़ौदा राज्य के द्वारा दी जा रही थी उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसलिए वो बीच में पढ़ाई छोड़कर कहां गए? भारत लौट आए। ठीक है जी, और बड़ौदा राजा के यहाँ क्या करने लगे? काम करने लगे। लेकिन ये थे अछूत जाति के और जो वहां पर सवर्ण जाति के लोग थे इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो जिस कारण से बाद में इन्होंने बड़ौदा राज्य की जो सेवा थी उससे त्याग पत्र दे दिया और फिर बंबई चले आए और वहां पर किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स को पढ़ाने लग गए। जब उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो उनकी पढ़ाई क्या हुई थी, यहाँ पर बीच में अधूरी छूट गई थी। ठीक है जी, पुनः वो क्या गए? लंदन गए। ठीक है, और वहां से उन्होंने फिर 1921 में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और 1922 में इन्होंने क्या किया? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज नाम का एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है जी, किसके लिए? डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए। और ये शोध जो पत्र था, क्या नाम है इसका? द प्रॉब्लम ऑफ द मनी। ठीक है जी, और ये 1923 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। और उसके बाद इनको मिली जो उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस। कौन सी उपाधि मिली इनको? डॉक्टर ऑफ साइंस। और तब से ये जाने लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। किस नाम से जाने लग गए? भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने लगे। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, जैसा कि हमने भारतीय संविधान में पढ़ा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अधिकांश किताबों में हमने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो हमने बात की थी कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म जो हुआ था वह दलित जाति में, अनुसूचित जाति में हुआ था। और उस काल में जो अनुसूचित जाति थी, जिसे अछूत कहा जाता था, सवर्ण जो वर्ग था उनसे दूर रहता था, उनके हाथों का पानी नहीं पीता। अर्थात उस जाति के जितने भी लोग थे उनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, उनका घर का खाना नहीं खाते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे। तब भी देखिए जो ये बालक था अपनी प्रतिभा के बल पर इतनी डिग्रियां लेकर क्या उसका नाम भारत पहुंचा और भारत में इसने अपना काम शुरू किया। ठीक है जी, अपना काम इसने शुरू किया। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे उनके आर्थिक विचारों की। ठीक है जी, ये तो हमने उनका सामान्य परिचय दे दिया। अब बात करते हैं उनके आर्थिक विचार क्या थे। तो देखो, कृषि, क्योंकि भारत का जो प्राचीन व्यवसाय है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बारीकी से कृषि को देखा था। फिर उसने देखा कि कृषि का जो अधिकांश भूभाग है उस पर जमींदारों का अधिकार है। जमींदारों, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तो जो लैंड लॉर्ड थे, जमीन के जो मालिक थे, वह कौन थे? बड़े बड़े जमींदार थे, सवर्ण थे। ठीक है जी, इसलिए लिखा है कृषि भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। ये देखा उसने। दूसरा उसने देखा जो छोटी जातियां थी, ठीक है, सवर्णों से जो छोटी जातियां थी, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से छोटी जातियां थी, वो क्या करती थी? उनके पास जमीन नहीं थी, वो बटाई पर खेती करते थे। अर्थात इन बड़े लोगों से खेती जमीन पर लेकर किराए पर खेती करते थे। और बाई चांस बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तब भी उनको टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार से उनका भी शोषण होता था। और छोटी जातियों के बाद तीसरा जो वर्ग उस समय देखा भीमराव अंबेडकर ने, वो था दलित वर्ग, जिसके पास, जो भूमिहीन था, जिसके पास कोई जमीन नहीं थी। ठीक है,
वो मात्र कृषि श्रमिक था और वह जमींदारों के यहाँ काम करता था और उसकी स्थिति इतनी बुरी थी, वो इतना गरीब था कि भरपेट भोजन भी उसको नहीं मिल पाता था। और छुआछूत का तो शिकार तो वो अलग था। और जमींदारों के द्वारा जो दलित वर्ग के लोग थे उनके प्रति जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था। तो जब उसने देखा कि जमींदारों का भूमि पर अधिकार है, ठीक है जी, छोटी जातियां बटाई पे काम कर रही हैं, दलित के वर्ग के पास कोई जमीन नहीं है, कृषि पर उनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, काम कर रहे हैं, ठीक है, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो दलित वर्ग, ये तो नया शब्द बीच में आया, ठीक है जी, तो निम्न जातियों के लिए वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखो, गरीब ग्रामीण, क्योंकि अधिकांश जो पॉपुलेशन थी उस समय इंडिया की कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी, परतंत्रता का काल था। तो गरीब ग्रामीण व भूमिहीन श्रमिक दासों जैसा जीवन जीते थे। दासों जैसा अर्थात दास क्या थे, काम करते रहो, बीमार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इस प्रकार का उनका जीवन था और पैसा उन्हें मिलता नहीं था, ठीक है जी, केवल खाने के लिए थोड़ा बहुत भोजन ये दिया करते थे जो कि जमींदारों की दया पर निर्भर थे। तो अछूत होने का जो खामियाजा किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत नजदीकी से देखा। उनके साथ कई बार कई प्रकार के भेदभाव किए गए, उन्होंने गांव में देखा, शहर में देखा, ठीक है, जहां भी गए उन्होंने सारी चीजों को देखा कि दलितों के प्रति सवर्णों का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जब इन्होंने जमीन की स्टडी की तो उन्होंने कहा इसमें भू सुधार की जरूरत है, अर्थात जमीन जो इस प्रकार से बटी हुई है कि जमींदार जो खेती नहीं करता है उसके पास बहुत जमीन है, ठीक है जी, और जो खेती में काम करता है उसके पास जमीन नहीं है। तो उसने सुझाव दिया भू सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की, और उसने कहा, विचार दिया सामूहिक खेती का, कि जो खेती होगी उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सारी की सारी जमीन जो है वो उसका राजकीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकार सारी जमीन को अपने अंडर में ले ले और उसके बाद उस पर जो खेती होगी वो होगी सामूहिक खेती। और सामूहिक खेती के कुछ नियम बनाए जाएंगे, किसको कितनी जमीन मिलेगी, ठीक है जी, और किस प्रकार से वो खेती करेगा, और जिसमें दलित वर्ग का भी क्या होगा, हिस्सा होगा, जिससे कि उसको भी फायदा मिले। तो इस प्रकार से भू सुधार में उसने सामूहिक खेती पर जोर दिया और कहा कि खेती का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, सरकारीकरण कर देना चाहिए, जिससे कि सभी के हिस्से में जमीन आ जाए। अदरवाइज तो बड़े लोगों के पास ही क्या रहेगी, जमीन रहेगी। आगे उन्होंने क्या कहा, उद्योग धंधों का विकास कैसे हो सकता है, क्योंकि कृषि से तो सभी लोगों को रोजगार मिलने वाला नहीं है, सभी की दशा अच्छी होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा, अमेरिका का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा अमेरिका में कृषि की उन्नति से, क्योंकि अमेरिका जब औद्योगिकरण की ओर बढ़ा, उद्योग धंधों का वहां विकास हुआ, तो उसके पीछे जो हाथ था वो कृषि का था। सबसे पहले वहां कृषि की उन्नति की गई, कृषि पर ध्यान दिया गया, और कृषि की उन्नति से ही अमेरिका में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। और आज भी अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री बना हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा, कृषि का विकास भारत में भी उद्योग धंधों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो कृषि है, कृषि से जुड़े हुए अन्य उद्योग धंधे हैं, वो उस समय की बात कर रहे हैं कि कृषि, अब कृषि पे कौन है, चीनी उद्योग इस पे टिका हुआ है, ठीक है, कपड़ा उद्योग इस पे टिका हुआ है, नील उद्योग इस पे टिका हुआ है, कागज उद्योग इस पे टिका हुआ है, और जो ऊन उद्योग है, अर्थात कृषि के साथ साथ जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं वो भी सारे किससे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कृषि का विकास भारत में भी उद्योग धंधों के विकास में अग्रणीय भूमिका निभा सकता है। पहले कृषि का विकास कीजिए और कृषि से जो पदार्थ मिलता है उसे आप क्या करिए, उद्योग धंधों में क्या करिए, यूज करिए, और उससे तैयार जो माल होगा वो फिर क्या होगा, बिकेगा, जिससे नई नई क्या होंगी, फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कृषि का पुनः संगठन, अर्थात भू सुधार की बात की जा रही है कि कृषि का पुनः संगठन करना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि सामूहिक खेती की बात उन्होंने की है, ठीक है जी। आगे देखिए, उन्होंने एक बुक लिखी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है जी। तो आगे चलकर जब हमारा देश आजाद हुआ और देश की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई,
तो कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों के विकास पर भी पहली पंचवर्ष योजना में ज्यादा जोर दिया गया कि कृषि का विकास तो करना ही करना है, लेकिन कृषि के विकास से ही देश का विकास नहीं होने वाला है, इसलिए उद्योग धंधों का विकास करना है। ठीक है जी। और उस समय कौन कौन से उद्योग धंधे, सबसे पहले वे उद्योग धंधे लगाने हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं। ऐसे उद्योग धंधों की स्थापना की बात किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। तो ये तो हो गया कृषि के संबंध में उसका आर्थिक विचार। दूसरा आ गया उद्योग धंधों के बारे में उनका क्या विचार था? उनका विचार था कि जो उद्योग धंधे हैं, महत्वपूर्ण जो उद्योग धंधे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उद्योग धंधे हैं, जो कि मूल उद्योग धंधे हैं, इस सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। ठीक है, इनको प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो क्या होगा? ये वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देंगे और समाज का जो निम्न तबका है, विशेष रूप से जो गरीब तबका है, दलित तबका है, उसको जो वस्तुएं हैं वो सस्ते दाम पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं उस सरकार का उस पर नियंत्रण हो। ठीक है जी, जिससे सस्ती दरों पर आम जनता को क्या हो, जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें सरल दामों पर उपलब्ध हो सके। ये बात उन्होंने उद्योग धंधों के विकास में कही। साथ ही क्या था कि वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं वो सरकारी होने चाहिए। तो उनका विश्वास था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कि जिसमें समाज का कल्याण हो, उत्पादन के साधनों पर समाज का अर्थात सरकार का अधिकार हो और सबके बीच उसका बंटवारा हो, जिससे जो दलित और शोषित वर्ग है, ठीक है, जो हजारों वर्षों से अछूत है, पिछड़ा हुआ है, उसका भी विकास हो सके। तो इसलिए वो उद्योग धंधों के बारे में उन्होंने कहा कि इनका सरकारीकरण होना चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बात कही। आर्थिक विषमता को समाप्त करना, क्योंकि उनके समय में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बताया जो बड़े जमींदार थे उनके पास तो बहुत धन था, ठीक है जी, लेकिन जो ये निम्न जाति के लोग थे इनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो आर्थिक विषमता है कि एक वर्ग क्या है बहुत अमीर है और एक वर्ग इतना कमजोर है कि जिसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, इसलिए इसका भी उत्थान होना चाहिए। ठीक है जी, उत्थान होना चाहिए, इस पे उन्होंने जोर दिया। इसलिए आर्थिक विषमता को दूर करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सरकार का। रोजगार में वृद्धि, यानी कि पैसा कब आएगा, जब रोजगार बढ़ेंगे। तो रोजगार पर इन्होंने जोर दिया और रोजगार में इन्होंने बात की आरक्षण की, रिजर्वेशन की बात की। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग है इसके पास शिक्षा कम है, इसके पास साधन कम है, सवर्ण वर्ग के पास ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये सवर्ण वर्ग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या है, रोजगार में जितने भी सरकारी जॉब निकल रहे हैं उनमें दलित वर्ग के लोगों को, जो एससी वर्ग के लोग हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। अभी कुछ नए बच्चे हैं वो नहीं जानते कि आरक्षण क्या होता है, बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है जी। तो आरक्षण दिया जाएगा तो उनके लिए अलग से जो नौकरी है वो रिजर्व रहेंगी, स्वर्ण वर्ग का आदमी वहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे उनको रोजगार मिलेगा और उनका आर्थिक उत्थान होगा, उनका जीवन स्तर आगे की ओर बढ़ेगा। आगे देखिए, भारतीय मुद्रा एवं वित्तीय व्यवस्था के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए, क्योंकि उनका जो विषय था वो इकोनॉमिक्स था, इसलिए ये अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ तो थे ही, अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, न्याय भी, अर्थात इन्होंने कानून की डिग्री भी ली थी, इसलिए ये न्यायविद भी थे। तो देखो, भारतीय मुद्रा एवं वित्तीय व्यवस्था के बारे में इन्होंने जो अपनी थीसिस लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ठीक है, कि रुपए की समस्या। अब क्या थी अंग्रेजों के टाइम में रुपए की समस्या, रुपए की जो विनिमय दर थी वो चांदी के साथ क्या थी, निश्चित की गई थी, ठीक है, किसके साथ, सिल्वर स्टैंडर्ड के साथ निश्चित की गई थी, और चांदी के मूल्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट होती रहती थी, जिससे रुपए का मूल्य घट जाता था। ठीक है जी, रुपए का मूल्य घट जाता था और घटने से क्या होता, वस्तु के दाम बहुत ज्यादा गिर जाते थे, मंदी की स्थिति आ जाती थी। तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो भारतीय मुद्रा प्रणाली है, ठीक है जी, इसको किसके साथ
समायोजित किया जाए गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ, सोने के साथ इसका मूल्य निश्चित किया जाए, तो सोने के साथ इसका मूल्य निश्चित करेंगे तो आर्थिक स्थिरता आएगी और भारतीय रुपया जो है वो मजबूत होगा और जिससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इन्होंने कहा भारतीय मुद्रा के बारे में ये द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, जो रुपए की समस्या है जिसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है, इसको किससे जोड़ना है, यानी कि रजत मान से हटाकर स्वर्ण मान से इसको जोड़ना है। साथ में इन्होंने कहा वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत में एक स्वतंत्र बैंक होना चाहिए, एक स्वतंत्र बैंक होना चाहिए। और इन्हीं के सुझावों पर जब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तो इनके सुझावों को ध्यान में रखा गया और एक नई वित्तीय व्यवस्था के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में की गई। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि जलीय स्रोतों का उचित प्रबंधन, इनके देश में जो जल है, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, इनका उचित प्रबंध करना बहुत जरूरी है। कृषि का विकास करना है तो सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा जब बारिश नहीं होती है। और दूसरा, उद्योगों के विकास के लिए भी हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए। और वो बिजली कहाँ बनने वाली है, वो बिजली बनेगी डैम बनाकर, नदियों पर डैम बनाकर। इसलिए जल का क्या होना चाहिए, उचित संरक्षण प्रबंधन होना चाहिए, जो जिसमें क्या हुआ कि कृषि को जल मिल सके, पानी मिल सके सिंचाई के लिए, साथ में डैम बनाए जा सके, बिजली का उत्पादन हो और उद्योग धंधों का विकास हो, जिससे देश आगे बढ़ेगा और समाज का जो नीचे का तबका है, विशेष रूप से जो दलित वर्ग है, उसको भी इसके लाभ आगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने दलित समाज के लिए आरक्षण की बात की, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए, अर्थात जो अस्पृश्यता के शिकार थे, जो अछूत वर्ग था, इसके लिए इन्होंने आरक्षण की बात की। और जो बंबई विधानसभा थी उसमें अंग्रेजों के पीरियड में इन्होंने वहां पर पद क्या किए, आरक्षित करवाए, जिससे कि आरक्षित वर्ग के लोग वहां पहुंचे और अपनी समस्याओं को कहां रखे, विधानसभा के पटल पर रख सके, जिससे दलितों का क्या हो सके, उत्थान हो सके। तो इस प्रकार से ये दलितों की मसीहा माना जाता है, क्योंकि इसने दलितों को संगठित करने का काम किया, दलितों की आवाज पूरे देश में उठाने का काम करने वाला ये पहला व्यक्ति था, जिस कारण से इसे दलितों का मसीहा कहा जाता है। और भारत में जो वर्तमान आरक्षण पद्धति है, सरकारी नौकरियों में हो, चाहे संसद में हो, विधान परिषदों में हो, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही योगदान है। भीमराव अंबेडकर जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के पहले विधि मंत्री नेहरू मंत्रिमंडल में बनाए गए। विधि मंत्री, क्योंकि इनके पास लॉ की डिग्री थी, तो विधि मंत्री इनको बनाया गया। साथ में जब उस समय संविधान तैयार किया गया तो यह संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई थी, उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति, उसके ये अध्यक्ष थे, जिस नाते इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन ये सवर्ण वर्गों से इतने पीड़ित थे, ठीक है, अर्थात छुआछूत की भावना से इतने, ठीक है, ये टूट चुके थे कि बाद में चलकर अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। अपने हजारों अनुयायियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आर्थिक विचार थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, विशेष रूप से दलित वर्ग के उत्थान के लिए, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा जो वर्ग है वह इंडिया में दलितों का है। तो यदि हम एक वर्ग के उत्थान की बात करते हैं, जमींदारों की या अमीरों की, तो इनको तो क्या अधिकांश लाभ मिल रहा था, लेकिन जो नीचे का तबका था उसको लाभ नहीं मिल रहा था। तो उन्हीं के प्रयासों से जो आज दलित वर्ग है वो आगे बढ़ने में सफल हुआ है, उसे आज विकास के अवसर मिल रहे हैं। तो अंत में कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, न्यायविद थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, समाजशास्त्री थे, या हम कह सकते हैं समाज सुधारक थे। अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया और इन्हीं कामों के बदले इन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से
ये हुए किसके विचार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार। तो इन विचारों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।